हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा कोर्स जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का वो कंप्लीट हो चुका है और अभी जो हमारी तैयारियां चल रही है वो क्वेश्चन पेपर मैं लास्ट ईयर के सोल्व करवा रहा हूँ। आज का जो हम पेपर सोल्व करने वाले हैं ये जून 2020 का पेपर सोल्व करेंगे हम। जो जून 2020 में एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम तो हमारा हुआ था म्यूजिक वालों का 5 नवंबर को, ठीक है। पर जून 2020 में फॉर्म फिल किए गए थे, तो 2020 में नेट का सिर्फ एक बार एग्जाम हो पाया था कोविड की वजह से। क्लियर। तो आज हम ये जून 2020 का पेपर सोल्व करने वाले हैं नेट का। इसमें जो सिलेबस है हमारा वो तो सभी को पता ही होगा। जो हमारा पहला इसमें पेपर आता है उसमें होते हैं 50 क्वेश्चन। क्लियर। उसके बाद दूसरा सेट आता है उसमें होते हैं 25 क्वेश्चन, 25। और तीसरा जो हमारा पेपर आता है उसमें होते हैं 75 क्वेश्चन। तो जो 50 क्वेश्चन जो होते हैं, 50 क्वेश्चन, ये जनरल पेपर के होते हैं। क्लियर। जनरल पेपर के होंगे। और ये जो है सभी नेट का पेपर देने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, नेट यूजीसी का जो नेट का एग्जाम होता है उसके सभी स्टूडेंटों का के लिए पेपर कॉमन रहेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा आ जाता है, इसमें होते हैं 25 क्वेश्चन। ये हमारे म्यूजिक सब्जेक्ट का आ जाता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है 25 वाला, 25 का जो सेट होता है इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक वाले जिसमें वोकल इंस्ट्रूमेंटल के स्टूडेंट आ गए, कर्नाटक म्यूजिक वाले और परकशन म्यूजिक वाले, इन सभी के लिए ये पेपर कंपलसरी होता है और सभी को ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद तीसरा जो पेपर आता है हमारा वो आता है 75 क्वेश्चंस का। तो ये 75 क्वेश्चन जो है ये सभी का अपना अलग अलग होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक का अलग होगा, कर्नाटक का अपना अलग होता है और परकशन का अपने अलग होता है। तो ये सबको पता ही होगा इन पेपर के बारे में कि कैसे कैसे पेपर बनता है। और जिन स्टूडेंटों को नहीं पता वो मैं यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अब इससे पहले मैं एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हमारा एक नया जो बैच स्टार्ट हुआ है एनवीएस, आप सभी को पता होगा कि एनवीएस की वैकेंसीज निकली हैं और यूपी टीजीटी की वैकेंसी निकली है और आरपीएससी में भी निकली हुई थी। क्लियर। तो जिन बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए चलो अच्छी बात है, काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इस कोर्स को। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स हमारे शुरू हो चुके हैं और क्लासेज भी डेली रेगुलर हो रही है। तो आप लोगों से ये मैं अपडेट देना चाहूँगा कि जो बच्चे इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से आकर के अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनवीएस का जो है, एनवीएस और यूपी टीजीटी, इनके बारे में अभी सुनने में आया है कि लगभग 2 महीने के बाद इनका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। अब 2 महीने के बाद अगर इनका एग्जाम होगा तो हमारा जो इनका सिलेबस है म्यूजिक का, एनवीएस, यूपी टीजीटी और आरपीएससी, ये लगभग हमारा 2 महीने में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने में हमारे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 2 महीने के बाद 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या लास्ट 1 महीने का जो भी टाइम बचता है, तो इस टाइम पीरियड में क्या है कि आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सबसे मेन बात यह आती है कि आप लोग पढ़ तो लेंगे, इस कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, चलो अच्छी बात है। लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद में उसका आपने रिवीजन नहीं किया उन चीज़ों का, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का। क्लियर। क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनका रिवीजन भी बहुत जरूरी है और साथ में हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें डेली आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। और कोर्स कंप्लीट होते ही आपको खुद को अपना खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि मैं कितना कर पा रहा हूँ कितना नहीं। और डेली प्रॉब्लम जो सोल्विंग क्लासेज यहाँ पे होंगी, तो एक बार आप ज्वाइन करें इस कोर्स को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मतलब कि मज़ा आने वाला है ये क्लास लेकर के। और जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं उनका तो 2 महीने में कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, और जो जितना लेट करेगा उसका कोर्स उतना ही लेट खत्म होएगा।
तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के टाइम एकदम से जैसे आ जाता है तो आपका कोर्स खत्म हो, तो आपको प्रॉब्लम हो फिर, क्योंकि आप रिवीजन ना कर पाए। तो इसलिए अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो ये कोर्स आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे जो ये है वीडियो, इसके लिंक सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होइएगा। उसमें ऐड हो करके उसी के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्लासेस के लिए। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने सीधे पॉइंट के ऊपर। जो आज हम ये जो पेपर सोल्व करने वाले हैं, इसको लेकर के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि पंचम की दूरी है। अब पंचम की दूरी इन्होंने पूछी है, तो क्या है, षडज से 13वीं श्रुति, षडज से 9वीं श्रुति, षडज से 12वीं, षडज से 5वीं। तो चलो एक बार हम श्रुतियां लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बस इतना ही लिख लेते हैं। इतने में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पंचम के बारे में पूछा है ना। तो ज़्यादा 21-22 तक लिखेंगे, ज़्यादा टाइम खराब होगा और कोई फायदा नहीं है वहाँ इतना करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला जो श्रुति है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं सा। सा की कितनी श्रुतियां होती है, सबको पता ही होगा, 4। तो 1 2 3 4, ये सा तक क्या एरिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, रे। रे की कितनी होती है, 3। तो 1 2 और ये 3, ये रे की हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा गंधार। गंधार की 2 होती है, 1 और 2। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाएगा अगला स्वर, मध्यम। तो माँ की कितनी होगी, मध्यम स्वर की श्रुतियां 4, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पंचम। क्लियर है। तो अब हम इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यहाँ ध्यान से देखें इसको, षडज से 13वीं श्रुति। तो यहाँ पे एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, से। से का मतलब होता है कि जो पहली श्रुति पर हमारा सा है, इसके बाद से, तो इसके बाद से काउंटिंग करते हैं हम, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, सॉरी, अब पंचम हमारा कितने पे आ गया, 13वें नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, षडज से 13वीं श्रुति। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर ये जो ये आपने करवाया है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों ना हम इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा ये सा है, इसको हम पहली श्रुति पर ना रख करके हम चौथी श्रुति पर रखेंगे, यानी अंतिम श्रुति पे। तो अगर हम इसको अंतिम श्रुति पर रखते हैं तो वो भी करके देख लेते हैं। तो हमारा चौथी श्रुति पर आ जाएगा सा, 1 2 3, सातवीं पे आ जाएगा हमारा रे, 1 2, इस पे आ जाएगा हमारा 9वीं पे गंधार, 1 2 3 4, 13वीं पे आ जाएगा हमारा मध्यम। उसके बाद 1 2 3 4 और 17वीं पे आ जाएगा हमारा पंचम। तो हमारा जो षडज है वो चौथी श्रुति पर है। अब इसको यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो पंचम कौन सी पे आ रहा है, 13वीं पे। तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको प्राचीन समय के हिसाब से करना है या मध्यकाल या आधुनिक काल के हिसाब से। जैसा आपकी मर्जी है, चॉइस है, आप इसको कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, यानी कथन क्या दे रखा है इन्होंने कि शोध एक स्वत पुष्टमान क्रिया है जिसका आदि तो है पर अंत नहीं है। आदि मतलब कि स्टार्टिंग और अंत मतलब कि एंडिंग। इसको मैं, आप म्यूजिक के बच्चे हैं सभी, तो मैं एक म्यूजिक का एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, तो ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कि मान लो कोई
रिसर्चर या कोई स्टूडेंट रिसर्च करता है और वो अपनी रिसर्च में काम करता है कि मैं सन 1900 लेकर के और 1950 तक की जो संगीत की स्थिति थी उसके ऊपर मैं कार्य करूंगा। इन्होंने अपना काम किया, तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत की, यानी आदि मतलब कि शुरुआत तो है लेकिन एंडिंग है, अंत नहीं है उसका। तो इन्होंने शुरुआत तो कर दी यहाँ पे। अब इन्होंने अपना काम किया, फिनिश किया और रिसर्च कंप्लीट करके चले गए। उसके बाद कोई अगला स्टूडेंट आता है, हो सकता है कि उसको ये टॉपिक पसंद हो, तो ऐसा नहीं है कि वो इस टॉपिक पसंद है तो इसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता, आगे कर सकता है। तो हो सकता है कि वो 1950 से लेकर के 1970 तक का डाटा ले ले और इसमें अपना डाटा में लेकर के रिसर्च में बता दे कि 1950 से और 70 के बीच में जो टाइम पीरियड था उसमें संगीत की क्या स्थिति रही, है ना। टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, संगीत की स्थिति का ले लो, या मंदिरों में संगीत की क्या स्थिति थी, या फिर महिलाओं का क्या योगदान था, या विश्वविद्यालयों में संगीत की क्या स्थिति रही है ना। काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स बन जाते हैं। घरानों में संगीत किस तरह से था, है ना, इस अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं इसको। उसके बाद हो सकता है कोई तीसरा स्टूडेंट आए, वो 1970 से लेकर के और 2000 ले लेते हैं, चलो सन 2000 तक का उन्होंने काम कर दिया। टॉपिक तो सेम है लेकिन कार्य जो है इनका टाइम पीरियड अलग अलग हो रहा है। और इसके बाद हो सकता है कि कोई अगला स्टूडेंट आकर के 2000 से लेकर के और 2020 तक का काम कर दे ना। तो टॉपिक एक हो गया, लेकिन अब क्या है कि इसका स्टार्टिंग तो है लेकिन एंड नहीं है, ये बात यहाँ पे बोलता जा रहा है। अब इसके बाद हो सकता है अगला कोई स्टूडेंट आए, वो 2020 से लेकर के 22 तक का कर दे, फिर कोई 22 से 23 तक का, तो ये चलता रहता है, इसका एंड नहीं है कोई भी। क्लियर। तो ये क्या है, हमारा अभिकथन सही हो जाएगा। अब तर्क देखते हैं, तर्क क्या दे रखा है, एक शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के बाद, यानी एक शोध किया, यानी एक ये शोध इन्होंने किया 1900 से लेकर के 1950 तक का, और इसका निष्कर्ष इन्होंने निकाल करके दे दिया कि भाई संगीत की स्थिति ये रही थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उस विषय पर कोई अन्य शोध अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये तो बात गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि 1950 के बाद इन्होंने आगे ये शोध कर दिया इसी के ऊपर, इसके बाद फिर आगे और कर दिया, इसके बाद आगे ये और कर दिया, इसके बाद आगे इन्होंने और कर दिया, ऐसे चलता रहेगा। तो यानी ये जो बात बोल दी ना कि अन्य शोध अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है इसके ऊपर। क्लियर है। तो हो सकता है कि इन्होंने एक संगीत की स्थिति को लेकर के किया, कोई इसी सेम टाइम पीरियड में विश्वविद्यालय या विद्यालयों में संगीत की क्या स्थिति है उसके ऊपर काम कर सकता है। देवालयों में या मंदिरों में क्या संगीत रहा था उस टाइम पे, क्या पोजीशन थी संगीत की, इसको लेकर के कर सकता है। तो काफी सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि अभिकथन ए तो सही है लेकिन तर्क आर गलत है। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर होगा, ये थर्ड हो जाएगा हमारा, ए सही है पर आर सही नहीं है। क्लियर। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें इन्होंने पूछ लिया है तीसरे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित तालों को मात्राओं के उतरते हुए क्रम के अनुसार लगाइए। अब उतरते हुए क्रम के अनुसार लगाते हैं, चलो पहले देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सी तालें दे रखी हैं। तो पहला है हमारा गज जंपा, जो कितनी मात्रा की होती है, 15 मात्रा की। दूसरा हमारा जत ताल, कितनी मात्रा की होती है, 16 मात्रा की। फिर हमारा दीप चंदी कितनी मात्रा की होती है, 14 मात्रा की। फिर हमारा खेमटा कितनी मात्रा की होगी, खेमटा 12 मात्रा की। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी जो मात्रा की ताल है वो कौन सी है, हमारी जत ताल, 16 मात्रा। यहाँ पे इन्होंने एक शब्द लिखा है ना कि उतरते हुए क्रम में लिखे। उतरते हुए क्रम का मतलब ये है कि पहले 16 मात्रा की आएगी, 16 के बाद छोटा कौन सा है उतरता हुआ क्रम 15, 15 के बाद उतरता हुआ क्रम कौन सा है छोटा 14, और उसके बाद 12। तो इस पोजीशन में हमें लगानी है इन तालों को। तो 16 मात्रा की जत ताल, तो जत हमारी इस ऑप्शन में है, सेकंड में और फोर्थ में है। उसके बाद 15 मात्रा की कौन सी हो जाएगी, गज जंपा। तो इसमें गज जंपा है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। इसमें है तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद 14 मात्रा की आएगी, तो 14 मात्रा की क्या है, दीपचंदी। तो ये हमारे दीपचंदी, और लास्ट में खेमटा 12 मात्रा की खेमटा आ गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मैचिंग करवाने वाले क्वेश्चन हो या फिर आपके इस तरह के जो चीजें डाल देते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है। उसमें क्या है कि आप लोगों को अगर कोई एक या दो चीजों के बारे में पता हो, जैसे आपको गज जंपा और जत ताल के ही बारे में पता है कि इनकी मात्रा ये होती है ना, यानी इतनी इतनी होती है, गज जंपा में 15 और जत में 16। बाकी आपको दीपचंदी के बारे में नहीं पता, ना ही खेमटा के बारे में, तो भी आप इन दोनों से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं।
तो जो तरीका अभी मैंने बताया तो आप उस तरीके को देखा होगा आप लोगों ने। तो ऐसी चीजें आप थोड़ा स्मार्टली वर्क यूज करें। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करने की आप कोशिश करा करें आप धीरे धीरे, तो जिससे आपका पेपर अच्छा हो। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 4। चौथे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि श्रुति की जाति जो आयता है वो क्या है। अब श्रुति की 5 जातियां मैंने करवाई थी, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है मेरी, और जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, उनको मैंने कंप्लीट सब चीजें जो है डिटेल में करवाई थी। तो श्रुति की जाति मैंने कितनी बताई थी? 5। कौन कौन सी? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। क्लियर है? तब इन्होंने श्रुति की जाति जो ये है आयता, इसके बारे में पूछ लिया कि बताइए क्या है। अब सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं देदीप्यान यानी ब्रिलियंट। ब्रिलियंट बोले तो चमक, तो ये तो मैंने आप लोगों को दीप्ता में बताया था, तो मतलब ये हमारा होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं करुणा, तो करुणा तो हमारा ये जो श्रुति की जो जाति है वही डाल दी यहाँ पे डायरेक्ट। उसके बाद तीसरा हमारा मृदु, तो मृदु हमारा ये श्रुति की जाति, फिर इससे इन्होंने मृदु जो है जाति का नाम ही डाल दिया डायरेक्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच गया क्या हमारा फोर्थ आंसर, तानना यानी स्ट्रेस एक तरीके से। तो आयता की जो है डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, जिसमें विस्तार या फिर फैलाव हो, तो वो क्या कहलाती है? आयता कहलाती है। तो विस्तार होगा या फैलाव होगा, और वो क्या होगा? स्ट्रेस होना एक तरीके से, यानी तानना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 5वां। इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से लोक संगीत के 2 ताल वाद्य को चुने। 2 ताल वाद्य मतलब कि हमें अवनद वाद्य बताने हैं जो कि लोक संगीत में प्रयोग होते हैं। तो लोक संगीत की क्लास आप लोगों ने ली है, उसमें से ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें कौन से हैं 2 नाम? एक तो है हमारा कामडोलू और एक तमुक्कू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। ये किसमें है हमारा? ए और डी, थर्ड के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, तीसरा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 5वां नहीं सॉरी, छठा क्वेश्चन। इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने श्रुति के नामों की चर्चा की है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। श्रुतियां कितनी होती है? 22। अब इन 22 श्रुतियों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? भरत ने। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि भरत ने ये बताया था कि जो श्रुतियां हैं वो 22 होती हैं। अब ये 22 कौन कौन सी होंगी, इनका नाम क्या है, इसके बारे में इन्होंने वर्णन नहीं किया अपने ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में। बस इतना जरूर बताया था कि श्रुतियों की जो संख्या है यानी वैल्यू उन्होंने बता दी, कितनी है? 22। लेकिन अब इनके नामों की चर्चा किसने की है सबसे पहले? तो नामों की चर्चा आएगी हमारी नान्यदेव ने। क्लियर? तो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी मेरी, तो उनको ये आंसर पता भी होगा। और जो मैं टेस्ट सीरीज लेता रहता था उसमें भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। क्लियर है? तो आप आगे से कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है कि आपकी बार इन्होंने नाम के बारे में पूछ लिया कि नामों की चर्चा किसने की है सबसे पहले, तो हमारा नान्यदेव। और हो सकता है कि आपकी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो 22 श्रुतियां हैं इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो आ जाएगा भरत। ठीक है? अगर श्रुतियों के साथ इनके नामों का वर्णन अगर आ जाए तो नाम फिर किसने दिए थे? नान्यदेव। ये ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं अपने अगले 7 क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा चैती जो है, ये लोक संगीत की चीज है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है? अब यहाँ पे सर्वाधिक लोकप्रिय गीत इन्होंने पूछ लिया, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। ना तो ये कर्नाटक का होगा, ना महाराष्ट्र का होगा, ना ही पश्चिम बंगाल का होगा। तो एक तो उत्तर प्रदेश में चैती का जो है चैती गाई जाती है। और एक स्टेट और है, वो कौन सा है? राजस्थान। क्लियर? अब क्या है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो बाउंड्री लगती है
उसके आसपास के जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उनके अंदर क्या है कि चैती का जो गायन किया जाता है। लेकिन वैसे पूछ लिया जाए कि लोकप्रिय कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और ऐड कर दिया, सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो फिर कहाँ की आ जाएगी, उत्तर प्रदेश की। अगर हो सकता है कि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना डाल करके अगर इन्होंने राजस्थान किया होता तो फिर आंसर आपका राजस्थान हो जाता। लेकिन चैती वैसे है बेसिकली उत्तर प्रदेश की। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखना। ये सेकंड यूनिट जो मैंने करवाई थी लोक संगीत को लेकर के, तब मैंने चैती के बारे में भी पूरा डिटेल में आपको समझाया था, पूरा एक्सप्लेन करके। और इसके बाद में चलते हैं हम अपने अगले 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, इधर तो इन्होंने ताल दे दिए और इन तालों की ये ताली और खाली बता दी है कि किस ताल में कितनी ताली है और कितनी खाली है। तो सबसे पहले हम रूपक की बात करते हैं। तो रूपक जो है इसमें कितने विभाग होते हैं, कितनी मात्रा होती है रूपक में, 7। और इसमें विभाग 3, 2, 2 के विभाग हो जाएंगे। तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। रूपक एक ऐसी ताल है जिसमें एक यह अपवाद है कि सभी तालों के अंदर पहली मात्रा के ऊपर क्या आता है, सम, यानी क्रॉस लिखते हैं। क्लियर। लेकिन रूपक ताल में पहली मात्रा के ऊपर सम नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाता है खाली पहली मात्रा पे। ये इसमें एक अपवाद है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में हो सकता है ये चीज पूछ भी ली जाए आप लोगों से। और इसकी ताली आएगी चौथी मात्रा के ऊपर और दूसरी ताली आ जाएगी छठी मात्रा के ऊपर। तो इसमें ताली कितनी हो गई, 2 ताली हो गई। और खाली कितनी है, 1। तो 2 और 1 में मैच हो जाएगा। तो ये हमारा पहले में मैच हो रहा है रूपक का। अब स्मार्ट तरीका आपको ये लगाना है कि अब आप लोगों को ये पता चलेगा कि ए जो है इसका मैच किस में हो रहा है, फर्स्ट के अंदर। तो ए का फर्स्ट इसमें मैच हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा तो ये कट जाएगा, इसमें भी नहीं हो रहा तो ये भी कट जाएगा। मतलब कि अब इन दोनों ऑप्शनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा आंसर या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। तो चलो अब अगला सोल्व करते हैं, बी पार्ट। तो ये है हमारा जपताल। अब जपताल के बारे में सभी लोगों को पता होगा, 10 मात्रा की ताल है और इसमें जो विभाग होते हैं 2, 3, 2, 3 के विभाग होंगे। तो एक बार इसको भी बना के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब पहली मात्रा पे आ गया इसका क्या नाम है, सम। तीसरी पे आ गया पहली ताली, छठी पे खाली और लास्ट में 8वीं पे फिर ताली। क्लियर है। तो अब इसमें आप ये चीज नोट करें, इसमें ताली कितनी है टोटल। तो ताली कितनी है इसके अंदर, ताली हो जाएंगी इसमें 1, 2 और 3। 3 तो ताली हो गई और ये खाली कितनी हो गई, 1। तो 3 1 में मैच हो जाएगा झपताल। तो 3 1 इधर है, ये रहा। अब इन दोनों ऑप्शनों को तो देखना नहीं है हमें, ठीक है। अब इन दोनों को देखेंगे तो इसमें बी का जो है किस में मैच हुआ है, 4 में। बी का 4 इसमें नहीं है तो हमारा ये भी कट गया। बी का 4 इसमें है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। यानी आप लोगों को 2 चीज पता है तो उससे आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर। तो बाकी दोनों के ऊपर आप अपना दिमाग लगा करके टाइम जाया ना करें, अपने टाइम को सेव करें, ताकि और भी ऐसे कई टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं जो काफी टाइम कंज्यूम करते हैं, तो उनके ऊपर आप अच्छे से टाइम दे पाओ और उनका आंसर आप सही कर पाओ। तो टाइम सेविंग करने की कोशिश करें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो ये एक ताल है इसमें कितनी मात्रा होती है, 12। और आधा चौताल में 14 मात्रा। तो एक ताल जो है इसमें कितने विभाग हो जाएंगे, 2 2 के 6 और इसमें 2 2 के 7। तो इसमें 2 2 के 6 विभाग होंगे। तो इन 6 विभाग में से 4 में तो ताली आ जाएगी और बच गई कितनी, 2 में खाली आ जाएगी। तो 4 और 2 में मैच करेंगे इसको, तो ये सेकंड में हो जाएगा। और ये जो 14 मात्रा की है, इस 14 मात्रा की में विभाग कितने हो जाएंगे,
टोटल दो दो मात्रा के 7, 7 में से 4 तो इसकी कितनी आ गई बड़ी, और खाली कितनी बच गई, 7 में से 4 कम करेंगे तो 3, तो 4 और 3 में आधा चौथाल मैच हो जाएगा। ये लो, क्लियर है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 9वां। इसमें इन्होंने पूछ लिया है इनमें से घन वाद्य बताइए। अब घन वाद्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है घन वाद्य? वह वाद्य जो आपस में टकरा के बजाए जाते हैं, यानी घंटिया समूह जो होते हैं एक तरीके से, तो आपस में टकरा के बजाए जाने वाले वाद्य घन वाद्य होते हैं। उसमें पहला ऑप्शन है हमारा एक तारा। एक तारा किस कैटेगरी का आ जाएगा? तत्वाद्य। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा करचक्र, ये भी थोड़ा अजीब सा वाद्य है। करचक्र ये भी शायद तत्वाद्य की कैटेगरी में आता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद खोल, खोल हमने पढ़ा था जो पखावज की तरह होता है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? अवनद में। तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया क्या हमारा? थर्ड ऑप्शन, जय घंटा। यानी मंदिरों में जब आप लोग देखते हैं जो घंटे लगे रहते हैं बड़े बड़े, या घंटियां बड़ी बड़ी लगी रहती है, तो उन के अंदर क्या होता है कि उन घंटियों को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? जय घंटा। जय क्यों? क्योंकि ये मंदिरों में लगा रहता था, जिस वजह से इसका नाम जय घंटा है। आज के टाइम इसको घंटा बोल देते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसको क्या बोला जाता था? घंटा। और ये किस कैटेगरी का वाद्य है? घन का। आपस में टकरा के बजाए जाने वाले वाद्य घन वाद्य कहलाते हैं। तो ये जो घंटी है ये टकरा के इसमें आवाज निकलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 10वें की तरफ। 10वां है हमारा सूची 1 को सूची सेकंड्स के साथ में 1 को सेकंड के साथ मिलाइए। तो क्या है इसमें? तो जो फर्स्ट है सूची, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसा नाम कोई आप देखें इन चारों में से जो आपको आता हो या आपने पढ़ा हुआ हो। तो सबसे पहले जैसे कि मैं देखता हूं सेकंड वाला, कुमुदती। क्या होता है कुमुदती? मंदा, छंदोवती, दयाती, रंजनी, रक्तिका, रुद्री, क्रोजा, वद्रिका, प्रसारणी, पिति, मार्जनी। क्या है ये सब? श्रुति। तो अब हमारा बी का किस में मैच हो गया? फर्स्ट में। तो बी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है। बी का थर्ड ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट इसमें भी नहीं है। तो यानी हमारा फिर से ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब हमारा आंसर या तो पहला होगा या तीसरा। चलो अगला और देख लेते हैं। इसमें एक तो हमने कर लिया, अब एक नाम और पता चल जाए कोई ऐसा जैसे कि हम आंसर तक पहुंच पाए। तो क्रूला देख लेते हैं। क्रूला नहीं, क्रूल, वली, त्रिबिन, किसके प्रकार है सब? गमक के। तो डी हमारा किस में मैच हुआ है? थर्ड के अंदर। तो डी थर्ड इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये कट जाएगा। तो बच गया क्या? आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? यानी दो नाम आपको पता और आपका आंसर आपके सामने। तो ऐसे भी आप स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पहला देखा अक्षिप्ती का और इसको देख करके पता ही नहीं है इसमें किसमें क्या आएगा, तो आप कंफ्यूज हो गए, टाइम भी खराब कर रहे हैं और इसमें अटके बैठे हैं। छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। इसको देखो, ये आता तो ठीक है, नहीं तो फिर क्यों टाइम खराब करो? इसमें अगला देखो, ये आता तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला देखो। कोई एक तो आपको पता ही होगा, है ना? तो एक नाम तो इजी करके डाल ही देते हैं एग्जाम में, अगर आपने थोड़ी सी भी अगर ठीक तैयारी की है तो। इसमें देख लेते हैं कि जो अक्षिप्ती का है ये क्या है? अल्पना। हम इसको इसलिए देख रहे हैं कि हो सकता है कि एग्जाम में फिर से ना पूछ ले ये चीजें, है ना? हो सकता है कि इसी के बारे में डाल दे या इसके बारे में डाल दे। झंपा ताल, मैंने कर्नाटक की ताले करवाई थी 35 ताल, उसमें 8 धरु, मठ, त्रिपुट, जंप, रूपक 1। तो जंप को जंपा यहाँ पे बोल दिया इन्होंने। तो ये किस में मैच हो रही है? अनुद्रुता में, या द्रुत अनुद्रुत, ये मैंने करवाए थे आप लोगों को। तो क्लियर है? तो 10 के बाद चलते हैं अपने अगले 11वें क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा राजस्थान से संबंधित लोक शैली को चुनिए। अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की लोक शैली कौन सी है? जांगड़ा। लाई रोबा कहाँ का है? ये मैंने आपको करवाया था क्लास में। लाई रोबा कहाँ का होगा? मणिपुर का। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का। हीर कहाँ का है? पंजाब का। ये तीनों की तीनों चीजें मैंने आपको करवाई हुई क्लास में, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं अपने अगले 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां है हमारा
एक स्वर समूह के एक स्वर को, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि काफी सारे स्वर समूह हैं, ठीक है। इन स्वर समूह में कोई एक स्वर, ये बात बोल दी इन्होंने कि एक स्वर समूह के एक स्वर को जब कुछ जोर दे करके बजाया या गाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गमक होगी? तो वो हमारी त्रिप हो जाएगी। और त्रिप को आज के टाइम क्या बोलते हैं? हिल्लोल। और इसका जो आंदोलन काल है त्रिप का, वो कितनी मात्रा में होता है इसका कंपन? 1/8 मात्रा में। और लीन का कितने में होगा? 1/2 मात्रा काल में कंपन। वली को क्या बोलते हैं आज के टाइम में? मींड। और त्रिबिन किसको कहेंगे? जो 3 स्थानों को छू करके चौथे स्थान पर पहुंच जाए, वो गमक कौन सी है? त्रिबिन कहलाएगी। तो इसके बाद चलते अपने अगले 13 क्वेश्चन की तरफ। 13वां यहाँ पे पूछा गया है कि स्वरों की निम्नलिखित को दिए गए स्वरों की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो देखते हैं ऑप्शन पहला हमारा साडव, कितने स्वर होते हैं इसमें? 6, ओडम में 5, संपूर्ण में 7। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना तो पहले हमारा ओडव, फिर साडव, फिर हमारा संपूर्ण। तो ये इसमें आ जाएगा ओडव, साडव और संपूर्ण। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी थर्ड। क्लियर है? इसके बाद चलते हम अपने अगले क्वेश्चन 14 की तरफ। 14 यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि गज जंपा ताल की चौगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होगा? ये मैंने लयकारियां वाली जो क्लास ली थी उसके अंदर आपको कंप्लीट चीजें एक्सप्लेन करके समझाई थी। जितनी भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके भी अलग अलग पैटर्न होते हैं क्वेश्चनों के, जो लयकारियों में बन के आते हैं। तो किसी भी टाइप का लयकारी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने लयकारी वाली मेरी क्लास देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक गज जंपा ताल है कितनी मात्रा की होती है? ये हमारी हो जाएगी 15 मात्रा की। अब इसको सोल्व करते हैं। 15 मात्रा की गज जंपा ताल है, इसमें भाग दे देंगे हम किसका? कितने गुण कर रहे हैं हम? चौगुन। तो 4 का भाग इसमें दे देंगे। 4 तिये 12, बच गया कितना नीचे? 3। तो अब पूरा भाग कितने पे गया? 3 पे। शेष कितना बचा? 3 बटे में भाग कितने से दिया? 4 से। तो इसको हम 3 सही 3/4 इस तरह से लिखेंगे। तो ये कहाँ पे आ रहा है हमारा? 3 सही 3/4 फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पहला। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं। मैं चलो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये सेम क्वेश्चन जो है इसको गज मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। गज जंपा ताल की 6 गुण, ठीक है, 6 गुण का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होगा? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन वाक्यकार नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है, तो क्वेश्चनों को ना ध्यान से आप पढ़ना सीखिए। कई बार ऐसे शब्द हमसे मिस हो जाते हैं कि नहीं है, ये सब इन्होंने पूछ लिया। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम में जब बैठते हैं तो घबराहट या हड़बड़ाहट होनी एक स्वाभाविक है, हो जाता है, सभी के साथ ही होता है। लेकिन जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर ऐसे केस में अगर आप हड़बड़ाहट करके बैठेंगे एग्जाम में, है ना, घबरा के एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो आप शांति से रिलैक्स होकर के एग्जाम दें। और एक चीज हमेशा ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो भी है उसको स्टार्टिंग से लेकर के पहले शब्द से लेकर के आखिरी तक को पूरे ध्यान से पढ़े एग्जाम के अंदर कि इसमें क्या पूछा हुआ है। तो कई बार क्या करते हैं कि हम ऐसे नहीं है या इस तरह के ना शब्दों को हम इग्नोर मार जाते हैं, यानी या कई बार ऐसा हो जाता है कि ओझल हो जाते हैं हमारी आंखों के सामने से। हमें देखते तो हैं लेकिन वो पता ही नहीं चलता कि इसमें पूछा क्या है ना। तो उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखे। तो अगर इसमें बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन वाग्यकार नहीं है, तो हमारे त्यागराज भी वाग्यकार थे, श्यामा शास्त्री भी थे, गोपाल कृष्ण भारती भी थे। तो कौन नहीं थे? हमारे बाला सुब्रम एसपी बाला सुब्रमण्यम। क्लियर है? तो ये त्यागराज श्यामा शास्त्री के बारे में मैंने 9th यूनिट के अंदर लेक्चर लिया था, उसमें भी लास्ट वीडियो में शायद लास्ट या सेकंड लास्ट में मैंने आपको समझाया था। इसके बाद चलते हैं अपना अगला 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 यहाँ पे इन्होंने पूछा है
कि इनमें से सुशीर वाद्य है। अब सुशीर वाद्य किसको कहेंगे हम? वह वाद्य जो हवा दे करके बजाए जाते हैं या फूंक मार करके या फूंक दे करके बजाए जाते हैं, तो सुशीर वाद्य में आ जाएंगे। जैसे हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, क्लैरिनेट, ये सब क्या है? सुशीर वाद्य के कैटेगरी के वाद्य हैं। तो इसमें सुशीर वाद्य देखना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? दुमदुबी। तो ये हमारा दुमदुबी किस कैटेगरी का वाद्य है? प्राचीन वाद्य है। इसके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था? जो हमारी प्राचीन इतिहास की जब बात हुई थी, उसमें ये वाद्य हमें पढ़ने को मिला था वेदों के अंदर। तो ये किस कैटेगरी का वाद्य आ जाएगा? अवनत। समझ गए? अवनत कैटेगरी का वाद्य है। दुमदुबी के दो प्रकार थे, एक तो सिंपल दुमदुबी थी और दूसरी भूमि दुमदुबी। तो भूमि दुमदुबी को क्या, मिट्टी में गड्ढा खोद करके वहां पे रख के उसको बजाया जाता था, उसको वो साइज में बड़ी होती थी। तो ये अवनत वाद्य की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो मतलब कि हमारा ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? ये किस कैटेगरी का वाद्य है? ये आ जाएगा हमारा घन वाद्य। अब हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, जो ये घंटे वाली जब हमने बात की थी, ठीक है, मंदिरों में जो घंटे लगे होते हैं तो उसको घंटा बोलते हैं, और प्राचीन समय में क्या बोलते थे उसको? जय घंटा। ये चीज हम पीछे करके आए अभी क्वेश्चन के अंदर। तो इस घंटे को आज के टाइम में जो घंटा बोलते हैं उसको प्राचीन समय में जय घंटा बोलते थे, और दूसरा नाम क्या था उसका? कल्पतरु। ये ध्यान रखना आप लोग। ये किस कैटेगरी के वाद्य है? घन वाद्य के। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं हम, अगला हमारा उदर्वक। तो उदर्वक किस कैटेगरी का वाद्य आ जाएगा? ये भी हमारा अवनद कैटेगरी का वाद्य हो जाएगा, मतलब कि ये भी नहीं होगा। लास्ट में बचता हमारा पाविका। तो आंसर हमारा क्या होगा? पाविका। क्लियर है? तो इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 में पूछा है कि इनमें से अवनद वाद्य बताइए कौन सा है। अवनद वाद्य, सबसे पहले हम ये पाविका ही देख लेते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं पाविका। तो ये किस कैटेगरी का वाद्य है? सुशीर वाद्य। मतलब कि ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद प्रभावती, ये पता नहीं कौन सा वाद्य है, ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डाल दिया ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं कठताल। कठताल मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था। ये कौन सा वाद्य है? इसका दूसरा नाम क्या है कठताल का? खड़ताल। जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको आपस में टकरा के बजाया जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? घन वाद्य में। आपस में टकरा के बजाने वाले वाद्य कौन से होते हैं? घन वाद्य। अब बचता क्या हमारा? प्रणव। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रणव हो जाएगा हमारा। प्रणव किस कैटेगरी का वाद्य है? अवनद। वैदिक पीरियड में हमने ये वाद्य पढ़े थे, प्रणव, दुर्दुर, दुमदुबी, भूमि दुमदुबी, ये सब अवनद कैटेगरी के वाद्य थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास अटेंड की है तो आप स्वाभाविक है कि इसका आंसर देखते ही आप टिक लगाया होगा आप लोगों ने कि इसका आंसर क्या आएगा? प्रणव। इसके बाद चलते हैं अपने अगले 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 है हमारा, नान्यदेव के अनुसार हमें ये मैच करवाना है। इधर तो हमें दे दी रस और इधर दे दी श्रुति की जाति। 5 जातियां मैंने बताई थी अभी, हमारा डिस्कस हुआ था पहले क्वेश्चन में। 5 जातियां कौन सी थी? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। तो यहाँ पे मृदु नहीं दिया हुआ, ये 4 ही जातियां यहाँ पे दी है। तो हम श्रुति की जातियों में हमने रस पढ़े थे कि कौन सी जाति के साथ कौन सा रस है, कौन से रस का संबंध है। तो वो जो हमने रस पढ़े थे, आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि वो रस जो थे वो किसने बताए थे? भरत ने बताए थे। ठीक है, तो वो भरत के बताए हुए रस हमने पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे नान्यदेव के बारे में पूछ लिया गया है, और नान्यदेव के बारे में अभी तक मेरी नजर में कोई ऐसा सामने आया नहीं कि इन्होंने जातियों के संबंधित भी रस बताए थे क्या। तो ये एक पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने, तो मैं इसको करवा देता हूं। तो आप लोगों ने जो भरत वाली चीजें लिखी थी इसी के साथ में ही आपने नोट्सों में नान्यदेव वाली चीजें भी ऐड कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीप्ता की। तो दीप्ता हमारा किस में हो जाएगा? श्रृंगार। दीप्ता के बाद आयता। आयता हमारा किस में हो जाएगा? आयता में कौन सा रस होता है? वीर रस। उसके बाद दीप्ता, आयता, करुणा। तीसरा करुणा है, इसमें कौन सा रस आएगा? करुणा में भयानक। और लास्ट में दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु यहाँ पे दे नहीं रखा, मध्य दे रखा आखिरी वाला। तो मध्य का किस में हो जाएगा फिर? सभी रसों में प्रयुक्त। ये सब किसने बताए थे? नान्यदेव ने। ये आप ऐड कर लेना वहां पे। हो सकता है कि एग्जाम में इनमें से आपकी बारी मैचिंग में पूछ दिया, लेकिन एग्जाम में इस तरह से भी आपकी बार आ सकता है कि नान्यदेव ने मध्य जाति का
कौन सा रस से संबंध बताया है। क्लियर है। तो खाली एक सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ पे दे करके पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो इसके बाद चलते हैं अपने अगले 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 है हमारा सेलेक्ट एनी 2 एसेंशियल सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, प्राइमरी डाटा देखना है। अब प्राइमरी डाटा के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जिससे हम कोई भी डाटा हम जो डायरेक्टली किसी से लेते हैं, है ना, डायरेक्टली किसी से कोई डाटा लेंगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्राइमरी में। हम डायरेक्टली अगर किसी से लेते हैं तो आपको देखते पता चल गया होगा कि सबसे पहला हमारा इंटरव्यू जो हमारा डायरेक्ट होता है, फेस टू फेस बैठ के हम डाटा लेते हैं किसी से, है ना, तो ये किस में आ जाएगा हमारा, प्राइमरी सोर्स में। तो अब हम देखते हैं कि ए जहाँ पे है हमारा वो तो हम छोड़ देंगे, बाकी ए जिसमें नहीं दे रखा वो कट हो जाएगा। ए हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये कट हो गया, इसमें नहीं है तो ये भी कट हो गया। क्लियर है। अब या तो हमारा आंसर ये होगा या ये होगा। अब ए इन दोनों के अंदर है। अब देखो कॉमन सेंस लगाने वाली मैं बात यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, जो स्मार्ट तरीके होते हैं। अब फालतू में परेशान होंगे, ये 5 चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, इंटरव्यू, जर्नल, एपियोग्राफी, ये है ना। तो सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को क्या करते हैं कि भाई ए तो इन दोनों में दे रखा है, अब या तो हमारा ई होगा या फिर सी होगा। ठीक है, या तो सी होगा या ई होगा। ई क्या है, न्यूज मैगजीन। मैगजीन ये तो हमारा प्राइमरी डाटा में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी पर्सन ने कोई मैगजीन छापी होगी या अपना इंटरव्यू दिया होगा मैगजीन के अंदर, वो मैगजीन में उसका इंटरव्यू छपा और उससे वो डाटा हमने लिया होगा, तो क्या हुआ कि इनडायरेक्टली हमारे पास वो चीज आ रही है मैगजीन के थ्रू, तो ये सेकेंडरी डाटा आ जाएगा हमारा। क्लियर है। तो ये हमारा नहीं होगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए और सी किस में दे रखा है हमारा, ये कट हो गया, तो हमारा तीसरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी का मतलब होता है जो प्राचीन समय या जो पुराने चित्र हमें मिलते हैं या स्तंभ है या फिर गुफाओं में या दीवारों के ऊपर जो खुदाई करके जो शब्द लिखे हुए होते हैं या उनकी जो लिपियां हमें लिखी हुई मिलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। जैसे ब्राह्मी लिपि हो गई, है ना, सम्राट अशोक के जो स्तंभ है उस पर भी एक लिपि लिखी हुई है। तो इस तरह की चीजें, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी जो हमारी पूरा लेख है, यानी प्राचीन स्मृति चिन्ह जो होते हैं उनके ऊपर जो अंकित किया हुआ लेख है वो क्या कहलाता है, हमारा एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अपन अगले 20 क्वेश्चन की तरफ। अगला 20वां क्वेश्चन है हमारा कि समान मात्रा, ताली, खाली और विभाग युक्त ताल है। ऑप्शन को देख के लग रहा है कि 2 ताले हमें कोई सिलेक्ट करनी है जिसमें समान मात्राएं हो और समान ही ताली हो, उन दोनों के अंदर, उन दोनों में समान ही खाली हो, समान ही विभाग हो। ऐसी कौन सी हो सकती है, पंजाबी हमारी 16 की होती है, 16 की और कोई है, जत है। ठीक है। तो इस पंजाबी में कितनी मात्रा हो जाएगी, 16, और जत में भी कितनी मात्रा हो जाएगी, 16। इसके विभाग कितने हो जाएंगे, 4 4 के 4 विभाग, और इसमें भी 4 4 के 4 विभाग हो जाएंगे। ये 3 ताल की तरह ही है दोनों ताले। और इसमें खाली कितने पे है, 9वीं मात्रा के ऊपर, और इसमें भी खाली कितने पे आएगी, 9वीं पे, और इस दोनों में भरी कितने पे आ जाएगी, पहली पे, 5वीं पे और 13वीं पे। तो हमारा ए और डी हमारा थर्ड में है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, तीसरा। इसके बाद चलते हैं अपना अगला 21वां क्वेश्चन। 21वां उन्होंने पूछा है कि संवादी स्वर बताइए। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संवादी स्वर, तो हमने वादी और संवादी के बारे में तो पढ़ा ही है। तो वादी और संवादी के अंदर कितनी श्रुति का अंतर होता है, आप इस लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला सड़ज यानी सा और कोमल रे, नहीं, सा और कोमल रे तो कभी वादी संवादी बनता ही नहीं है। सा और तिवरनी, ये बहुत ज्यादा गैप हो गया, ये भी नहीं बनेगा हमारा। उसके बाद सा और तीव्र रे, नहीं ये भी नहीं बनेगा। सा और ता, हाँ ये बन जाएगा हमारा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड। तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में 2 संवाद बताए गए हैं, सा मा और सा पा। क्लियर है। तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में 2 संवाद बताए हैं, लेकिन पाश्चात्य संगीत में 3 संवाद बताए हैं, सा और ता सप्तक का सा, ये संवाद भी उन्होंने बताया है। तो क्लियर है।
तो अब सामा और सापावादी सवादी के अंदर जो श्रुतियों का अंतर है, ये मैंने आप लोगों से पूछा है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। देखो हमारा मकसद ये है कि हर क्वेश्चन को गहराई से समझाना, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए चलना। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन जो है 21 और रीड किया और इसका आंसर भाई 3 होगा, मैंने टिक लगाया और मैं निकल के आगे। तो मैं उस ऑप्शन को भी समझाऊंगा क्लियरली, उसके साथ में और भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी हम देखेंगे कि ये क्यों दे रखे हैं। तो सारी चीज हम समझते हुए चल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है मेरी, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना वीडियो पर, और कैसा आपको लगा है तो कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि इससे अच्छी अच्छी वीडियोज और मैं लेके आता रहूं। तो 21 के बाद चलते अपने अगले 22वें क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, अकार मात्रिक स्वरलिपि प्रणाली को किसने आरंभ किया था? अच्छा, तो अकार मात्रिक स्वरलिपि है, किसने बनाई थी? ये बंगाली संगीत की है। ये बनाई थी किसने? रविंद्रनाथ ने, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस स्वरलिपि का आरंभ किसने किया था? तो वो किसने किया था? ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो ये 6 बहन भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बारे में मैंने क्लास में आप लोगों को नहीं बताया, तो मैं एक बार बता देता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये 6 भाई थे। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, दूसरा इनके भाई थे, उसका नाम था द्विजेंद्रनाथ, तीसरा था सत्येंद्रनाथ, चौथा था ज्योतिरिंद्रनाथ, पांचवा था हेमंत, और छठी इनकी एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण कुमारी। और इनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इनके कितने पुत्र थे? 5 और पुत्री 1। अब देवेंद्रनाथ जो है, इनके पिता का नाम क्या था? द्वारिकानाथ। और देवेंद्रनाथ जो है, इनके भाई का नाम क्या था? गिरीन्द्रनाथ। ठीक है, तब आप लोग समझ गए होंगे इसको। इनके बाद इनकी भी फैमिली थी काफी, जैसे द्विजेंद्र नाथ है, इसके के नाम है, बेटे का नाम था दीपेंद्र नाथ। ठीक है, और दीपेंद्र नाथ के बेटे का नाम था दिनेंद्र नाथ। वैसे इसके काफी वो थे, वो ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हुए क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने इस स्वरलिपि को बनाया, और आरंभ फिर किसने किया था? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं अपने अगले 23 क्वेश्चन की तरफ। इसमें इन्होंने पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से मार्ग ताल को चुनिए। अब मार्ग ताल की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कितनी होती है मार्ग ताले? 5। कौन सी होती है 5 मार्ग ताले? हमारी 5 इसमें पहली आ जाएगी, आई थिंक एक तो इसके नाम अभी थोड़ा स्लिप हो गया मेरे माइंड से। एक तो उदगट, समयवेष्टक, और षडपिता पुत्रक, और 2 और होती है उदगट, समयवेष्टक, हाँ चचपुष्ट और चाचपुष्ट, ये 2 नाम और आ जाएंगे। यानी पहली होती है हमारी चचपुष्ट, चाचपुष्ट, तीसरी हमारी समयवेष्टा की री, चौथी हमारी हो जाती है समयवेष्टा के बाद षडपिता पुत्रक, और 5वीं हो जाएगी हमारी क्या बोलते हैं 5वीं कौन सी? उद्दगठ। तो इसमें मार्ग ताल बतानी थी, तो कौन सी आ जाएगी हमारी? 3 नंबर। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले 24वें क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, भरत द्वारा वाद्य समूह को क्या नाम दिया है? वो दिया गया नाम क्या है? ठीक है, तो वाद्य समूह मतलब कि ऑर्केस्ट्रा।
ठीक है। ऑर्केस्ट्रा को क्या नाम दिया इन्होंने, आप देखते ही, अगर आपने वाद्य वृंद वाली क्लास अटेंड की है मेरी, जिन बच्चों ने देखी है, तो आप देखते ही बता देंगे कौन सा आंसर आएगा इसका, कुतक। मैंने इस क्लास में ये भी बताया था आपको कि जो वाद्य वृंद था उसको भरत ने क्या नाम बताया, ठीक है। रामायण और महाभारत में क्या नाम दिया है, ठीक है। वैदिक पीरियड में क्या नाम दिया उसको, और अरबी ईरानी संगीत है उसमें क्या नाम दिया है वाद्य वृंद को। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे करवाई थी। इसके साथ में वाद्य वृंद जो था उसके 3 प्रकार भी बताए थे आप लोगों को, उत्तम, मध्यम और अधम। तो कौन सा उत्तम कैटेगरी का होगा, कितने म्यूजिशियन इसके अंदर होते हैं, मध्यम में कितने होते हैं और अधम में कितने होते हैं, ये सारी डिटेल मैंने वहां पे करवाई हुई है। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। इसके बाद 24 के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 25वां, 25। इसमें इन्होंने पूछ लिया कि जत ताल की तिगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होगा। अब सेम वही बात इन्होंने पूछ ली लहकारी वाली। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जत ताल कितनी मात्रा की होती है, 16। अब वही पैटर्न हम वापिस से अपनाएंगे। 16 में क्या करेंगे, कितनी गुण कर रहे हैं, 3 गुण। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो 3 पंजो 15, बच गया कितना नीचे, 1। तो पूरा भाग कितने पे गया, 5 पे। शेष कितना बचा, 1। और भाग कितने से दिया था, 3 से। तो 5 सही 1/3 हमारा आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी में आ जाएगा, थर्ड के अंदर। तो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये जो पेपर है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक, परकशन और कर्नाटक म्यूजिक सभी के लिए ये पेपर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और ये इसका सिलेबस और कोर्स है, ये सभी को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। तो ये सभी पैटर्न, ये क्वेश्चन जो है मैंने तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में मैं एक फिर से एक बार यह बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने एनवीएस क्या और यूपीटीजीटी, आरपीएससी, यूपीपीएससी का जो है, सॉरी एसपीपीएससी, इनका अगर जो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, अगर किसी ने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो कृपा करके आप जल्दी करिएगा, लेट ना करिए, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो जैसे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए बिल्कुल इजीली तरीके से, एकदम आसान पैटर्न से, अगर ऐसी चीज अगर आप लोगों को भी सीखनी है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर एक चीज को बारीकी से सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि ये चीज कैसे होती है, क्यों होती है ना। उसके अलग अलग तरीके से मैं हर एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, है ना। तो हर बच्चे का माइंड अपना अलग अलग होता है, वो चीज उसको कैसे समझ में आएगी कैसे नहीं, तो मेरे पास हर टाइप के तरीके हैं, तो उसको कैसे समझाना है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जल्दी से क्लास ज्वाइन करिएगा, तो लेट ना करें। तो चलिए, अगर आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर करिएगा कि कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ऐसे ऐसे ही क्लासेस मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूं, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली हमारी क्लास का टाइम हो रहा है एनवीएस के बैच वालों की, तो मैं वो क्लास लेता हूँ। तो अभी टाइम हो गया 8 बज गए, चलो मैं अगली क्लास का टाइम हो गया, चलो ये क्लास करता हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में।